recorded also. अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है ना, मतलब रुक नहीं रही है? जी सर, क्लियर है। चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 18 वेयर वी लेफ्ट। हमने क्वेश्चन 17 तक कर लिया था, जून 21 पेपर 1 ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें एक ऑब्जेक्ट का वेट दिया हुआ है। ठीक है, वी आर गिवन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड a force of 12 Newton is being applied at an angle of 30 degrees to the horizontal. The object is moving with a constant velocity of 2 meters per second. Power used to move the object. या आपको याद होगा कि पावर का फॉर्मूला था फोर्स इनटू वेलोसिटी। कंडीशन ये थी, इसके लिए कंडीशन ये थी, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कंडीशन ये थी, वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। और ये मैंने डिराइव करके भी बताया था, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हो तो एस अपॉन टी वी के बराबर होता है। ठीक है, इस वजह से ये फॉर्मूला बना है। एनीवेज, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, तो फिर इसका मतलब हमें फोर्स भी वही चाहिए जो उसको हॉरिजॉन्टली मूव करवा रही है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, 12 cos 30 मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल स्पीड इज 2। ठीक है, okay, so horizontal speed is 2 meters per second. This is horizontal force and this is the horizontal velocity. यार ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको टर्न ऑफ कर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा पावर, एंड अगर आप इसको करें कैलकुलेटर में 12 cos 30 into 2, 12 cos 30 into 2, it's going to give you 20.78, which is roughly equal to 20.8. ठीक है, so the option is B. Is this clear? पावर के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। शर्त ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है 2 meters per second हॉरिजॉन्टली, तो फिर फोर्स भी कौन सी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए 12 cos 30 into horizontal velocity, we get the power used. Question number 9, very easy question. आपसे पूछा in which order of the graph shows decreasing spring constant K? अगर आपको याद हो, K का फॉर्मूला होता था F upon X या F upon E, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स अपॉन एक्सटेंशन। ठीक है, अच्छा, तो सारे ग्राफ, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इन सब का जो स्लोप है, इन सब ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट। सबके स्लोप निकालने हैं, सबके लिए F अपॉन X की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम करेंगे ऑप्शन जो 1 है उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 10/5। ठीक होगी बात, force upon extension 10/5 is 2 newtons per millimeter. This is spring constant of option 1. ऑप्शन 2 का इसी तरह कर लेंगे तो वो आएगा 20/4 which is 5 newtons per millimeter. ऑप्शन 3 का अगर आप देखें तो वो है 100/0.1, ये सबसे ज्यादा होगा 1000। और ऑप्शन 4 का अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें तो दैट्स गोइंग टू बी 10/0.5। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर? जी सर। ओके, ये कितना होगा, ये होगा 5 और 100, 100/5 20। ठीक है, 100/5 20। सो आप देख लें सबसे ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट इसका है ऑप्शन 3, फिर ऑप्शन 4, फिर ऑप्शन 2, फिर ऑप्शन 1। 4 3 2 1, नहीं नहीं, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी। ठीक है, अगेन एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ग्राफ दिया हुआ, पहले जरा इसका वो सुन लें आप लोग, रिकैप सुन लें। आपको अगर याद हो, वी वर गिवन फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ। इसका अगर हम ग्राफ बनाते थे तो लाइन कुछ इस तरह की होती थी, रिमेंबर। इसका एरिया अंडर द ग्राफ हमें स्ट्रेन एनर्जी देता था। ठीक है, और या फिर वर्क डन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, वर्क डन देता था इसका एरिया अंडर द ग्राफ। ये है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक भले आप ये एरिया अंडर द ग्राफ लें या ये एरिया अंडर द ग्राफ लें, इट्स गोइंग टू बी द सेम बिकॉज द लाइन स्ट्रेट। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद द लाइन curves towards the axis, right? Now the two areas won't going to be the same. Which two areas? Look at this. This green area
and that green area. इसको मैं बल्कि दूसरा कलर कर दूंगा, ब्लैक। क्या ये ब्लैक शेडेड एरिया और ग्रीन शेडेड एरिया सेम होंगे आपके ख्याल से? नहीं, क्योंकि लाइन स्ट्रेट नहीं है, आप इस तरफ कर्व हो गई एक्सटेंशन की तरफ, यानी कि ये वाला एरिया इज गोइंग टू बी लेस देन area of green is going to be less than area of black. I hope it is clear. So which area do we consider to find work done or to find strain energy? It's the area which is bounded with this extension axis. ठीक है, area which is bounded with extension axis, because k वगैरह निकालने के लिए f upon e होता है। ठीक है, f upon e होता है, k निकालने के लिए y पे होना चाहिए, x पे होना चाहिए, और इसका एक फॉर्मूला हाफ के ई स्क्वायर भी होता है। बट यू कैन फॉर नाउ मेमोराइज कि इफ आई डू दिस, अब जरा यहाँ पे गौर से देखिए, दिस इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग until elastic limit, which is equal to this green area. जब तक लाइन स्ट्रेट है दोनों एरियाज बाउंडेड सेम, लेकिन उसके बाद अब जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ शेडेड, ये जो ब्लू वाला एरिया है ये हमें बताता है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग आफ्टर इलास्टिक लिमिट, विच इज कॉल्ड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, और इसको अगर मैं टोटल कर लूं तो ये इलास्टिक प्लस प्लास्टिक दोनों का ऐड करके बताएगा। दिस एरिया अंडर द ग्राफ, ये हम इसको यूज नहीं करते, हम वो वाला यूज करते हैं जो बाउंडेड है विद द एक्सटेंशन एक्सिस। ठीक है, हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला बताना है, तो वो ये वाला आंसर होगा, दिस वन। ऑप्शन सी इज द आंसर टू दिस, because हम वो area under the graph लेते हैं which is bounded with the extension axis, because after the line curves the two areas are not same, यानी कि ये area, यानी कि ये area और ये area, ये दोनों area same नहीं, because line curve हो रही है towards the extension axis, तो हम कौन सा वाला area consider करते हैं? The area which is bounded with the extension axis. So option is C. Elastic deformation का पूछता क्वेश्चन, तो ये भी करेक्ट था और ये भी करेक्ट, ठीक होगी बात। प्लास्टिक के लिए ओनली द ब्लू शेड, दिस वन, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, कैन यू गाइस हियर मी? हेलो जी सर। ओके, अहमद कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है मेरी आवाज में, सही आ रही है? जी सही है सर, बिल्कुल। ओके चलो, गुड। ओके, क्वेश्चन 21 में हमें क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे पॉइंट आर पे, वो सॉरी अभी कौन है, अभी पॉइंट आर पे कह रहा है फेज डिफरेंस है 0 डिग्री, और हमें पता करना है यहाँ पे व्हाट वाज द फेज डिफरेंस। तो हम यूं भी कर सकते हैं कि यूं समझ सकते हैं कि वेव्स यूं नहीं जा रही बल्कि वेव्स यूं ऑपोजिट आ रही, ऐसे कंसीडर करें और फेज डिफरेंस निकालना। तो ये बिल्कुल यंग डबल स्लिट की तरह के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से दो वाटर वेव्स, पाथ डिफरेंस निकाला और फिर पाथ डिफरेंस को वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया ताकि पता चल जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव है। फेज डिफरेंस का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, प्रोग्रेसिव वेव में, स्टेशनरी वेव में तो हम लूप्स देखते हैं, सेम लूप के अंदर दो पार्टिकल्स हैं तो फेज डिफरेंस 0 होगा। एडजेसेंट लूप्स के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, फेज डिफरेंस 180 होता है स्टेशनरी में। लेकिन ये स्टेशनरी नहीं, ये प्रोग्रेसिव वेव, इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टुवर्ड्स आर। इसके लिए फॉर्मूला ये होता था डेल्टा एक्स ओवर लैम्डा इंटू 360 डिग्रीज, या फिर अगर टाइम के लिहाज से बात हो रही है तो डेल्टा टी अपॉन टाइम पीरियड इंटू 360 डिग्रीज। रिमेंबर, ये प्रोग्रेसिव वेव के लिए ये फॉर्मूले होते थे फेज डिफरेंस। अच्छा, वेवलेंथ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर्स। डेल्टा एक्स इज बेसिकली द पाथ डिफरेंस, है ना? What is the path difference? The path difference is when they meet at R, the path difference is 100 minus 80, which is 20. This is a path difference, 20 centimeters. Wavelength is 6 centimeters. So if I apply this formula, I'll write 20 upon 6 multiplied by 360 degrees. And I'm going to get 1200 degrees, which is none of the options. क्या होगा अहमद? हेलो,
जी सर। क्या होगा? 1200 डिग्रीज तो कोई भी नहीं है। तुमने किया ये क्वेश्चन? किसी ने ये क्वेश्चन ट्राई किया? जी वाला somebody ट्राई नहीं tried? किया उसने। नहीं किया। अब्बास, have you tried? नो? चल। जी सर, यहाँ तक हो गया था, इसके आगे समझ नहीं आ रही। अच्छा, आप जरा समझ गए। देखो ये हो गया 1200 डिग्रीज। अब मुझे बताएं, मैंने आपको एक बात बोली थी कि 0 डिग्रीज बोलो या 360 डिग्रीज बोलो एक ही बात है, बोला था कि नहीं? 720 डिग्रीज बोलो, है ना, एक ही बात होती है। क्योंकि 0 डिग्रीज भी बोल रहा है कि एक वेव कंप्लीट हो गई, 360 डिग्रीज भी वही बात। तो हम अक्सर 360 डिग्रीज फेज डिफरेंस को 0 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक वेव कंप्लीट हो चुकी है और वापस से साइकिल स्टार्ट हो रहा है 360 के बाद, है ना। तो वही काम अब यहाँ पे भी होगा। ये देखो, यानी कि अगर आप देखें, एक वेव बनी है 360 डिग्रीज, अगली वेव बनी है 720 डिग्रीज, अगली वेव बनी है 10 के, ऐड करें जरा 720 में 360। सर डायरेक्ट 120 वो 1200 से 360 माइनस करते रहेंगे तो फिर आखिरी में बच जाएगा आंसर। मतलब ऐसे यूं भी समझ देख। लें कि ये एक वेव बन गई यहाँ से यहाँ तक, ये दो, और ये तीन, तीन वेव्स बन चुकी हैं। उस वक्त फेज डिफरेंस कितना है? 1080। अच्छा, अब चौथी वेव बनेगी तो 1200 को क्रॉस कर जाएगा। तो जरा 1200 को माइनस करें 1080 से, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये 120 देखें। आ रहा आंसर। अच्छा, ये कुछ लोगों को शायद ना समझ में आ रहा है, इसलिए अभी ये देखें, वेट करें। चलो मैं यहाँ वेव्स बना रहा हूँ। ये हो गई 360 डिग्री, 720, 1080, 10, मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर देता हूँ। दिस इज 360, 720, 1080, और इसमें और 360 अगर ऐड कर दें 1440। अब जरा हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इसमें, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर दिस एज 0 डिग्रीज। ये कर सकते हैं ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हम 360 को भी 0 कंसिडर कर सकते हैं, 720 को भी 0 डिग्रीज कंसिडर करते हैं, बिकॉज साइकिल रिपीट हो रही है। इफ द साइकिल इज रिपीटिंग वी कैन, जैसे हम इसको 0 बोल सकते हैं, इसी तरह हम 360 और 90 को सिर्फ 90 बोल सकते हैं। 360 और 90 कितना होता है? 450। 450 डिग्रीज का फेज डिफरेंस ऐसा ही है जैसे 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि 360 डिग्रीज पे एक साइकिल रिपीट हो चुकी है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि ये 1200 किधर आएगा? 1200 किधर आएगा? अगर मैं इसको ये क्या होगा, 90, 180 और 90 और 180 के बीच में होता है ना 1200, है ना। यहाँ कहीं होगा 12। नहीं, क्या कह रहा हूँ यार, ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? रुक जाएगा 2 सेकंड। अगर आपको साइकिल वाली बात समझ में आ गई कि साइकिल रिपीट हो रही है, then you will be able to get this. वेट कर, इसका और मैं तरीका निकालता हूँ, और तरीका निकालता हूँ। यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, जरा 2 मिनट के लिए साथ रहें। You will get this. It's easy. It's not difficult. 1200 degrees would have been the correct option अगर वो दिया हुआ होता। लेकिन 1200 को और कैसे लिखा जा सकता है? That's what I'm telling you right now. 1200 डिग्रीज और कैसे लिखा जा सकता है, उसके लिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 डिग्रीज, 90, 180, 270 एंड 360, ठीक है। अच्छा, 360 के बाद तो 0 को भी 360 बोलो एक ही बात, 450 बोलो या 90 बोलो एक ही बात है। 450 में और जरा 90 ऐड कर लें, 540। देखिए मैं 90 ऐड करे जा रहा हूँ, 90 क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है ना। क्या ये बात समझ में आ रही? 540 के बाद 630 बोलो या 270 डिग्रीज बोलो, एक ही बात होती है, क्योंकि ये एक ही लोकेशन शो कर रही है वेव पे। बस ये फर्क है कि 360 डिग्री वाला पहली वाली वेव की वाला पॉइंट शो कर रहा है, और 720 डिग्रीज वाला दूसरी वाली वेव पे यही पॉइंट शो कर रहा है, और 0 डिग्रीज वाला शुरू में लेकिन यही पॉइंट शो कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? सो बात ये है कि अगर हमारा 1200 आया उसको माइनस कर दे अगर हम 1080 से, तो हमें पता चल जाएगा कि ऑन वन वेव व्हाट इज दैट पॉइंट। हमारा आंसर आ जाएगा 120 डिग्री।
तो मतलब 1200 डिग्रीज, इसी तरह अगर आप इसको कंटिन्यू करें वो बराबर है 120 डिग्रीज के। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? आ गई समझ। सही है। सो आई होप ये बात थोड़ी समझ में आई कि हम साइकिल अगर एक दफा एक साइकिल कंप्लीट हो जाए उसके बाद वी कैन अगेन स्टार्ट फ्रॉम 090, हम वापस से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने 1080 पे जब 3 साइकिल्स कंप्लीट हो गए मैंने फिर से 0 से शुरू कर दिया, तो 1200 120 पे पहुंच जाएंगे। सही समझ में आ गई बात? ओके, आई होप इट इज क्लियर। नहीं आई तो फिर आप फिजिकल क्लास में मुझसे समझ लीजिएगा इस बात को, हो सकता है शायद थोड़ा बेहतर समझ में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा समझने से ताल्लुक रखता है, तो इसके लिए मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कि हाउ पार्टिकल्स मूव इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो एयर पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट कैसी होती है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 22 में एक एयर क्वेश्चन नंबर 22 में एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने हाँ यहाँ पे एक पिक्चर भेजता हूँ मैं। जस्ट अ सेकंड, क्यों सेंड हो रही भाई? ओके, तो देखिए ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये अभी अभी इसमें वेव प्रोड्यूस नहीं हुई है, बल्कि हाँ हो गई। हाँ, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होने वाली है, अभी इसमें वेव प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है, these are all air particles. These are all air particles, and I'm going to tell you which one is the center of compression and which one is the center of rarefaction. Remember, center of compression वाला particle भी travel नहीं करता, वो zero displacement पे होता है। उसके right और left वाले जो compression वाला point होता है, center of a compression, उसका right वाले particles उसकी तरफ travel करते हैं और left वाले particles भी उसकी तरफ travel करते हैं। मतलब उसके जो left वाले particles हैं वो उसकी तरफ right की तरफ travel करते हैं, और उस सेंटर ऑफ कंप्रेशन के राइट वाले पार्टिकल्स लेफ्ट पे ट्रैवल करते हैं ताकि वो कंप्रेस हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपके राइट लेफ्ट पे बंदे खड़े हैं, अगर वो आपको कंप्रेस करना चाहे, इफ यू आर द सेंटर ऑफ कंप्रेशन, द पीपल ऑन स्टैंडिंग ऑन योर राइट साइड विल अप्रोच यू टुवर्ड्स देयर लेफ्ट, एंड people on your left will travel towards the right in order to compress you, like this. Look at this now. Wait, what's that? Just a second. Wait. Bring the question again. हाँ चला गया करिए। ओके, आवाज आ रही है ना भाई मेरी? मैं अपने आप से तो नहीं बात कर रहा, आ रही और स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके जी, ये देखें, इसको मैं एडिट करता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, दिस कैन यू टेल फ्रॉम द पिक्चर who is the center of compression? Which colored dot is the center of a compression? Orange dot. Now look at the particles, look at the neighboring particles of orange. आप देखो ये ऑरेंज पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, ये यहीं रहेंगे बिकॉज दे आर एट द सेंटर ऑफ कंप्रेशन, और सेंटर ऑफ रेरफैक्शन ये ब्लैक पार्टिकल्स है। अगर आपने इसकी पिछली पिक्चर देखी होती तो ये वाले सारे पार्टिकल्स इक्वली स्पेस थे, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं, नीचे भी पार्टिकल्स ऐसे ही थे, है ना? लेकिन अब नीचे वाले पार्टिकल जो है वो उनके अंदर वेव बनी है, तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं दे हैव ट्रैवल्ड टू द राइट, लुक एट देम। ये वाले जो पार्टिकल्स हैं दे हैव ट्रैवल्ड टू द लेफ्ट। इसका मतलब वो पार्टिकल जो कि लेफ्ट पे होते हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, बिकॉज राइट की डिस्प्लेसमेंट होती है पॉजिटिव, और उसके जो राइट वाले पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट है, राइट वाले पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट है
वो है नेगेटिव बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट। यानी कि वो पॉइंट जो जीरो डिस्प्लेसमेंट पे हो, नंबर वन, वो पॉइंट जो जीरो डिस्प्लेसमेंट पे हो, या तो वो सेंटर ऑफ कंप्रेशन है और तो सेंटर ऑफ रेरफैक्शन। सही। ऐसे दो पॉइंट्स होने वाले ग्राफ में। हमें बताना है, हमें उस क्वेश्चन में बताना था सेंटर ऑफ कंप्रेशन कौन है, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए नंबर वन। ऐसे दो पॉइंट्स थे, बी और डी, दो पॉइंट्स हैं ऑप्शंस में जो जो जीरो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, जो वाई एक्सिस जीरो पर है, जो एक्स एक्सिस पे लाई कर। लेकिन कौन सा वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कंप्रेशन है, कौन सा वाला पॉइंट सेंटर ऑफ रेरफैक्शन, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। कंप्रेशन के लेफ्ट वाले पार्टिकल्स राइट पे जा रहे होते हैं और राइट वाले पार्टिकल्स लेफ्ट पे जा रहे होते हैं। यानी कि सीधे हाथ वालों का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होनी चाहिए और सोर्स के पास वाले, यानी कि यहाँ पे कहीं सोर्स होगा, है ना, जो कि वेव प्रोड्यूस कर, सोर्स के करीब वाले पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और दूर वालों की नेगेटिव, वो होता है कंप्रेशन। और यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ इनकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव। तो अगर आप रट्टा लगाना चाहें तो आप वो कर सकते हैं कि ऐसा पार्टिकल जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, जिसके लेफ्ट पे नेगेटिव हो, राइट पे पॉजिटिव हो, वो कंप्रेशन हो। और जिसके लेफ्ट वाले पार्टिकल्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले हो और राइट वाले नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाले हो, वो कंप्रेशन है। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे है कहीं सोर्स लेफ्ट साइड पे। कैसे पता चला मुझे यहाँ कहीं सोर्स है? क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स लाइक दिस, एंड इफ यू गो लाइक दिस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। तो ये जो एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल, ये लेफ्ट वाले साइड है उसकी और ये राइट वाली साइड फॉर पार्टिकल बी। तो आप देखें, लेफ्ट वाली साइड की पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और राइट वाले पार्टिकल्स की नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये वाले पार्टिकल्स दे आर मूविंग टू द लेफ्ट, ये वाले पार्टिकल्स दे आर मूविंग टू द राइट, एंड दैट्स हाउ दे आर कंप्रेसिंग द पार्टिकल्स एट बी। क्या ये बात समझ में आई? B is the center of compression and D is the center of rarefaction. हमें क्वेश्चन में पूछा था which one is the center of compression? It is a good question. The answer is B. Is it understood or not? You cannot understand it without seeing that picture जो अभी मैंने दिखाई। यहाँ एक दफा वापस देखिए, ये देखिए, ऑरेंज के जो लेफ्ट वाले पार्टिकल्स हैं, ऑरेंज डॉट के जो लेफ्ट वाले पार्टिकल्स हैं, वो राइट पे जा रहे हैं, उनकी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, और उसके राइट वाले जो है लेफ्ट पे जा रहे हैं, उनकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि जिसके लेफ्ट पे पॉजिटिव हो, राइट पे नेगेटिव हो, ऐसा जीरो डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल सेंटर ऑफ कंप्रेशन। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? हेलो हेलो, जी सर। ओके, समझ में आया? जी Okay, I agree that these two questions are a little, not 21 is not difficult, 22 is a little difficult question because normally we do not talk about longitudinal waves much. अगेन जिसको ये दोनों नहीं, आई होप बाकी सारे क्वेश्चन अब समझ में आएंगे इस पेपर के। हाँ, ये दोनों जिसको नहीं समझ में आए, दे कैन आस्क मी ऑन इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। नाउ दिस शुडंट बी डिफिकल्ट होपफुली। ये क्वेश्चन आई होप सबने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बोला था एक दफा, आप लोग वो कर लीजिएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके। स्टेशनरी वेव्स फॉर्म from two identical sound waves. Now you must memorize a lot of things. इतना अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि P1 में टाइम ना लगे, वरना P1 का टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन करने का। तो जब भी उसने क्या बोला है स्टेशनरी वेव है, तो मुझे तीनों केसेस दिमाग में बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। एक केस होता है दोनों एंड्स ओपन, एक होता है दोनों एंड्स क्लोज्ड, एक होता है वन एंड ओपन वन एंड क्लोज्ड। जो भी केस हो, पहली लाउड साउंड से अगली लाउड साउंड का आवाज याद है, पहली एक स्टेशनरी वेव से अगली स्टेशनरी वेव तक का सफर इज ऑलवेज हाफ वेवलेंथ अपार्ट। दिस हैपेंस इन ऑल ऑफ द थ्री केसेस। अब मैं अगर बताऊं आपको तो बता देता हूं। अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए था ये करने का जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, लेट्स से ये एक ओपन और एक क्लोज एंड वाला केस है। ये पहली स्टेशनरी वेव है, ठीक है। सेकेंड स्टेशनरी वेव जब बनेगी, जब यहाँ ए एन और बीच में एक ए और एन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब जरा देखिएगा कितने वेवलेंथ का फर्क है।
ये है 1/4 वेवलेंथ, राइट, फ्रॉम हेयर टू हेयर, और ये फ्रॉम हेयर टू हेयर कितना है, ये है हाफ वेवलेंथ। नहीं, मैंने गलत तो नहीं बोला, हाँ सही, नॉट हाफ, दिस इज 3/4, यानी कि ये है 0.75 लैम्डा, ये है 0.25 लैम्डा। इसका मतलब पहली स्टेशनरी से अगली स्टेशनरी जाने में ये वाले केस में, एक ओपन और एक क्लोज में, हाफ वेवलेंथ का फर्क है, ठीक है। अच्छा, और कोई केस भी उठा के देख लें, उसमें भी यही होता है, हाफ वेवलेंथ का फर्क होता है। अब ये मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, यू शुड नॉट बी टेकिंग सो मच टाइम थिंकिंग अबाउट दिस, यू शुड हैव मेमोराइज दिस बाय नाउ, कि हर केस में एक स्टेशनरी से अगले स्टेशनरी का सफर हाफ वेवलेंथ अपार्ट होता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए अभी एक बहुत क्लोज एंड वाला केस करा देता हूं। दोनों क्लोज एंड में पहली स्टेशनरी बनेगी नोड, नोड और एक एंटी नोड। ये कितना सफर है यहाँ से यहाँ तक, हाफ वेवलेंथ। अब देखना ये कितना होगा, नोड और नोड तो कंपलसरी है क्लोज एंड पे, एक ए पे पहले से आया हुआ था, तो मतलब एक ए और एक एन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, एक ए और एक ए एन का पेयर एक्स्ट्रा आएगा। अब जरा देखो वेवलेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हाफ वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक एक और हाफ वेवलेंथ, यानी कि 1 वेवलेंथ। कितने का डिफरेंस आ रहा है हाफ से लेके 1 में, अगेन 0.5। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव नोन योरसेल्फ, that from one stationary to the next stationary half wavelength apart, ठीक है। तो हम अगर मैं यहाँ ओपन और एक क्लोज एंड बनाऊं, तो ये क्योंकि एक ओपन और एक क्लोज एंड है, माइक्रोफोन एक जगह पे है और वो टकरा के वापस आ रही है, ठीक है, या भले जो भी केस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्या क्वेश्चन में बोला है, द फर्स्ट ऑफ मैक्सिमम लाउडनेस टू द फोर्थ मैक्सिमम लाउडनेस। अब वो किसी में भी हो, यानी कि अगर आपको मैं यहाँ बनाऊं, एक सेकेंड, हाँ अगर आप यहाँ देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ काफी सारे ए और एन बना देता हूँ, ठीक है, ए एन एन ए एन ए एन ए, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये है फर्स्ट स्टेशनरी जब यहाँ पे ए था, और फोर्थ स्टेशनरी के मतलब ये है कि ये 2 3, एक और चाहिए होगा, है ना, एक और चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लाउडनेस मिलती है एंटी नोड पे, है ना। तो ये देखो, हाफ वेवलेंथ एंड हाफ वेवलेंथ, दो लाउड साउंड हो गए। क्या बोला, फर्स्ट पोजीशन अलर्टनेस टू द फोर्थ पोजीशन, 2 हो गए, 3 और 4। तो एक ए से एक ए का सफर कितना होता है, 1 हाफ वेवलेंथ, राइट, 0.5 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, कितना हो गया ये, फर्स्ट स्टेशनरी से अगली चौथी स्टेशनरी, तो मतलब 3 का फर्क आना चाहिए, 4 का नहीं आना चाहिए, सॉरी, 3 का फर्क आना चाहिए। पहली स्टेशनरी तो 3 है यहाँ पे, चौथी कौन सी, ये पहली स्टेशनरी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है ना। मैं जरा रिपीट कर दूं, यार आप लोग सब खामोश बैठे हुए, क्या ऊपर से गुजर रहा है और कुछ बात समझ में आ रही है। देखो ये पहली स्टेशनरी वेव थी, ये सेकंड, सॉरी नॉट यहाँ, सेकंड स्टेशनरी कहाँ बनेगी, अगले एंटी नोड पे, राइट, अगली लाउड साउंड, हर लाउड साउंड एंटी नोड पे बनती है। तो पहली स्टेशनरी वेव, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो पहली से लेकर चौथी तक का सफर आप देखो कितने वेवलेंथ अपार्ट है, ये है 0.5, ये एक और 0.5, एक और 0, यानी कि टोटल 1.5 वेवलेंथ अपार्ट। और उसके लिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, पहली से चौथी स्टेशनरी कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है एक्स्ट्रा, 12। यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगी 12/1.5। क्या ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? जी सर। अच्छा, जिनको नहीं हो रही तो मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। देखो याद रखो, लेट सपोज पहली स्टेशनरी वेव यूं बनी, ठीक है, और ये कितना वेवलेंथ है, ये 1/4 वेवलेंथ। अगली स्टेशनरी बनी होगी जब लेंथ कितनी होगी, 1/4 में और हाफ ऐड कर दें, 3/4, कितने का डिफरेंस आया, हाफ का। इसी तरह फिर हाफ, फिर हाफ, तो इस तरह चौथी तक पहुंचने में आप लोग 1.5 वेवलेंथ ट्रैवल कर चुके होंगे, लेंथ को इंक्रीज कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी, व्हाट इज 12/1.5 इक्वल टू 8
सेंटीमीटर्स, यानी कि 0.08 मीटर। अब कुछ भी नहीं करना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, स्पीड दी हुई है, v equals to f lambda, f equals to v upon lambda. v is 330, wavelength is 0.08, and you will get the answer, which is roughly around option A. क्या ये बात समझ में आई है सबको? किसको ये बात समझ में नहीं आई? बताएं मुझे। Who has not understood this? आ गया समझ। Okay, chalo. Moving on to question number 24. Question number 24 is about Doppler's effect. I hope you have read the question. अच्छा, Doppler's effect में हमें पता है कि normally क्या होता है कि एक एम्बुलेंस जिसका सायरन चल रहा है वो ऑब्जर्वर के पास आती है, अप्रोच करती है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फिर वो ऑब्जर्वर से दूर जाती है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ना। जब वो अप्रोच कर रही होती है तो फॉर्मूला कुछ और यूज होता है, अप्रोच के वक्त और अवे के वक्त अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अप्रोच के वक्त फॉर्मूला यूज होता है एफ एस इक्वल्स टू एफ ओ इक्वल्स टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एफ एस वी अपॉन वी वी अप्रोच के लिए नेगेटिव, बताया था अप्रोच इज नेगेटिव, और यहाँ पे एफ एस वी अपॉन वी प्लस वी एस। लेकिन यहाँ पे एक मसला है इस क्वेश्चन में, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जो v है नॉर्मली, जो v होता है वी एस, यानी कि एम्बुलेंस की स्पीड या सायरन सोर्स की अपनी स्पीड करीब आने की या दूर जाने की, वो कांस्टेंट नहीं है। नॉर्मली ये कांस्टेंट होती है, एम्बुलेंस सेम स्पीड पे आती है। अभी लेट से ये आप खड़े हैं और नॉर्मली ये होता था कि ये एम्बुलेंस कि ये वेव्स निकलनी, अगर एम्बुलेंस स्टेशनरी है तो ठीक है, अगर एम्बुलेंस स्टेशनरी है और अगर यही एम्बुलेंस ट्रैवल करके आ रही है तो क्यों ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी, ये मैं आपको पहले फिजिक्स के थ्रू बता रहा हूँ, फिर मैथ्स के थ्रू बताऊं। नाउ एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग यू, लेट्स मेक द एम्बुलेंस अ लिटिल नियर। यहाँ एम्बुलेंस बना दो, तो ये देखें, क्योंकि एम्बुलेंस अब करीब आ रही है तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये आपको जल्दी जल्दी हिट करेंगी और आपको लगेगा हाँ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पहले वेव फ्रंट्स इक्वल डिस्टेंस अपार्ट थी, अब एम्बुलेंस के आगे आने की वजह से डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है वेव फ्रंट्स के दरमियान, और डिस्टेंस डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि एम्बुलेंस खुद आगे आ रही है, तो ज्यादा वेव फ्रंट्स पर सेकंड हिट होंगी आपके कान के एयर ड्रम पे, यू विल फील ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज मोर, ठीक है। बट ओवर हियर द एम्बुलेंस व्हिच वाज अप्रोचिंग इज डीसेलरेटिंग, इसका उलट हो रहा है, यानी कि शुरू में कांस्टेंट स्पीड पे आ रही थी तो लेट्स सपोज वेव फ्रंट्स इक्वल डिस्टेंस पे थे, अब क्या हो रहा है, वो उसने ब्रेक लगा लिया, एम्बुलेंस ने ब्रेक लगा लिया, तो वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस तो रुक रही है तो डी इसकी स्पीड में कमी आ रही है। ये है फिजिक्स का आंसर कि अप्रोच करते वक्त ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन बी है। क्यों डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी? फिजिक्स का आंसर ये है क्योंकि एम्बुलेंस की स्पीड कम होना शुरू हो गई है तो वेव फ्रंट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इनकमिंग वेव फ्रंट्स अब आपको दूर दूर से देर से हिट करेंगे, तो आपको लगेगा यार कम नंबर ऑफ वेव्स हिट कर रहे हैं। ये फिजिक्स का आंसर। मैथ्स का आंसर भी बहुत आसान है। मैथ्स का आंसर ये है कि यार अगर वीएस कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ द सोर्स एम्बुलेंस, अगर ये कम हो जाएगी तो डिनोमिनेटर का आंसर जितने छोटे नंबर से माइनस करोगे उतना बड़ा आंसर आएगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। अगर पूरा डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, एफ ओ की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ आ गई बात? ये न्यूमरेटर है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये ज्यादा आसान है जिनको मैथ्स के थ्रू करना। सो बहरहाल either option A is correct or option B is correct, because यहाँ पे अप्रोच करते हुए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी, क्योंकि जो वो है एम्बुलेंस है वो डिसेलरेट कर रही है, या कह सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर। अच्छा, जब वो अवे जा रही है तो वो एक्सेलरेट कर रही है। एग्जामिनर ने बोला है जब वो करीब आ रही थी तो डिसेलरेट कर रही थी और बंदे से दूर गई तो एक्सेलरेट कर रही है।
कहाँ लिखा भाई? Accelerates after it has passed the observer, decelerates before it approaches. ठीक है, तो एक्सेलरेट कर रही है, मैथ्स के थ्रू आंसर करना है तो वीएस बढ़ जाएगा। वीएस बढ़ जाएगा, अगर जितना बड़ा आंसर होएगा उतना ही डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जितने बड़े नंबर से प्लस करोगे डिनोमिनेटर उतना बड़ा आएगा। अगेन डिनोमिनेटर बढ़ाएगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इसका मतलब अवे जाते वक्त भी डिक्रीज और अप्रोच करते वक्त भी डिक्रीज। इज इट क्लियर और नॉट? और फिजिक्स के थ्रू आंसर करेंगे तो आप बोलेंगे कि अगर अब एम्बुलेंस दूर जा रही है तो जो वो है वेव फ्रंट, उनके दरमियान गैप इंक्रीजिंग गैप है क्योंकि एम्बुलेंस दूर जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मूविंग ऑन, erasing this all. तो आंसर वाज ए। क्वेश्चन नंबर, मैथ्स के थ्रू आंसर करना मतलब ज्यादा आसान। क्वेश्चन 25, ये तो रट्टे वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि माइक्रोवेव की स्पीड जो है वो है x इन वैक्यूम। तो एक्सरे की स्पीड क्या होगी इन वैक्यूम, उसकी भी x होगी, या तो a है या तो b है। ठीक है, जो एक्सरे की स्पीड होती है वो माइक्रोवेव की सेम होती है वैक्यूम में। ठीक, एक्सरे की स्पीड भी वही होगी जो माइक्रोवेव की स्पीड होगी। माइक्रोवेव की स्पीड x है तो एक्सरे की भी स्पीड x होगी इन वैक्यूम। तो या तो ऑप्शन ए है या तो बी। जब वेवलेंथ याद करनी है तो राजू's मामू इज विजिटिंग अंकल जीशान्स गार्डन, इसकी वेवलेंथ का ऑर्डर होता है -2, इसकी वेवलेंथ का ऑर्डर होता है -10। कितने का फर्क है? -8 का फर्क है। तो वेवलेंथ y की बनिस्बत -8 का फर्क है। y कौन है? y है वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव। तो y की वेवलेंथ को 10 की पावर -8 से मल्टीप्लाई करो तो -2 आ जाएगा, सॉरी -10 आ जाएगा। ठीक होगी बात? ये y है, y के साथ अगर हम -8 लगाए तो -10 बन जाएगा, यानी कि 8 का फर्क है, पावर 8 का फर्क है इन दोनों में। ठीक हो गई बात? तो ये है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, विच इज ए। ओके, क्वेश्चन 26, this is an antinode and this is also an antinode. What is the distance between an antinode and an antinode? Half wavelength. अच्छा, ये 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेस है। we know that already because stationary wave में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं होता बल्कि लूप्स दिखे जाते हैं। ये दोनों एडजेसेंट लूप्स के अंदर पॉइंट्स हैं, इनका फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा, और सेम लूप के अंदर जीरो फेज डिफरेंस, 0 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई? इजी क्वेश्चन, हाफ वेवलेंथ, दैट्स इट, ऑप्शन बी। क्लियर है? इज माय वॉइस क्लियर और एम आई लैगिंग? हेलो हेलो, सर आ रही है आवाज। क्लियर है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था? ओके, क्वेश्चन नंबर 27, सवाल समझ भी आ रहे हैं या सिर्फ आवाज ही क्लियर है? क्वेश्चंस भी क्लियर है या सिर्फ आवाज क्लियर है? क्लियर है दोनों चीज। क्या बात है। क्वेश्चन 27, नाउ दिस इज अगेन एन इजी क्वेश्चन। ऐसा मैंने ऐसे क्वेश्चंस कम देखे जहाँ भी हूँ ओ लेवल की तरह पिक्चर बना के वो लोग देते, इस तरह की फोटो नहीं देते। अच्छा खैर, तो ये वेव फ्रंट्स आप देख रहे हो, ये क्या हो रही है? ये होल है, बैरियर, ओ क्या कहते हैं, बैराज या जो भी, समंदर के अंदर डैम है, और उसके अंदर ही थोड़े सी जगह होल हुई है पानी के आने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो वेव फ्रंट सर्कुलर होना शुरू हो गई। ये क्या हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? पहले तो वेव इस तरह आ रही होंगी, वर्टिकल वेव फ्रंट्स आ रही होंगी इस तरह प्लेन, फिर सर्कुलर होना शुरू हो गई, यानी कि स्प्रेड होना शुरू हो गई, राइट? तो ये कौन सा फिनोमेना है? डिफ्रैक्शन। याद है हमने इस तरह का क्वेश्चन 1-1 में भी किया है। ये छोटा सा होल है यहाँ, ये वर्टिकल वेव्स आ रही हैं तो ये ऐसे जाएंगे, ठीक है? दैट्स कॉल्ड डिफ्लेक्शन, spreading of a wave when it passes through a hole. Again, an easy question. This is Young double slit. Young double slit का formula AX equals to lambda D. Remember, where X is the fringe separation, A is the slit separation, जिसको इन्होंने Q बोला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ वाले symbols use करूँ तो QX equals to lambda, और D के लिए इन्होंने कौन सा symbol use किया? R। सही कह रहा हूँ? फ्रिंज सेपरेशन बढ़ानी है तो x equals to lambda R upon Q। फ्रिंज सेपरेशन बढ़ानी है, इंक्रीज फ्रिंज स्पेसिंग,
तो या तो आर को बढ़ा लो, या तो वेवलेंथ बढ़ा लो, या क्यू को डिक्रीज कर लो। ऐसा एक ही ऑप्शन है और वो है बी, डिक्रीज क्यू। ठीक होगी बात? इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट? मैंने लैम्डा डी, डी बेसिकली आर है इनके मुताबिक। डी होता है डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, जो यहाँ इन्होंने आर से रिप्रेजेंट किया। पी का कोई काम नहीं है फिलहाल यहाँ पे। पी कोहेरेंट यूज करने के लिए करते हैं, पता है, सिंगल लाइट यूज करते हैं और फिर आगे दो होल्स यूज करते हैं, बजाय इसके कि हम दो लाइट सोर्सेज यूज करें। उसका रीजन होता है सो दैट द वेव्स आर कोहेरेंट। तो ये तो सिर्फ वो है। ओके, और ए क्यू इज द स्लिट सेपरेशन, तो क्यू को कम कर दें। आई होप इट इज क्लियर। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 29। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आपने वो वहां देखा था जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था पेपर 1-2 का, अगर आपको याद हो, सेम ईयर पेपर 1-2। ये उससे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे। वहां पे हमें ये नहीं बताया हुआ था कि दो स्लिट से जो वेवलेंथ्स आके, सॉरी, वहां पे हमें ये नहीं बताया हुआ था कि जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स है कौन से ऑर्डर मैक्सिमा ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमें ट्रायल एंड एरर से करना था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कौन सा वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर है। या मैं वापस इस तरह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बना लूं। ये लाइंस हैं, इन लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस डी कहलाता है, और ये स्क्रीन है। एक ये वेवलेंथ है रेड वाली, ये आके यूं स्प्रेड हो जाएगी, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2। एक और वेव है ब्लू वाली, वो भी आ रही है। और ये दोनों इसके भी फ्रिंजेस बनेंगे, इसके भी मैक्सिमा बनेंगे। एक तो बिल्कुल सामने बनेगा n इक्वल टू 0, और कुछ होंगे जो ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक होगी? कौन से ओवरलैप कर रहे हैं वो बताएगा, लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला, एक को लैम्डा 1 बोल देते हैं और एक को, रेड वाली को, लैम्डा 2 बोल देते हैं। ठीक होगी? लैम्डा 2 के लिए जो डी है वो बराबर है जो लैम्डा 1 के लिए डी है। ये तो हमें पता है ना? तो डी तो दोनों के लिए सेम। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है ब्लू लाइट है, सिंगल वेवलेंथ बोर्ड। अच्छा, रेड और ब्लू है, इन्होंने कहा सिंगल ब्लू लाइट, लाइट ऑफ अ सिंगल अननोन वेवलेंथ एंड ब्लू लाइट ऑफ अ सिंगल। अच्छा, एक कोई और लाइट है और एक ब्लू है, तो मैंने दूसरी वाली को रेड बना दिया, इसको मैंने रेड बोल दिया। रेड लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ एंड ब्लू लाइट ऑफ सिंगल। ठीक है? द थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा फॉर द ब्लू लाइट, ब्लू का जो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा है, सही है, इसके लिए जो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा है, और इसका कौन सा वाला मैक्सिमा ओवरलैप कर रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ। ब्लू लाइट का लिखा हुआ है the third order maxima for the blue light occurs at the same angle as the second order maxima for the red light, जिसको अननोन बोले, इसका सेकंड ऑर्डर, और दोनों सेम एंगल पे ओवरलैप करें। इसका मतलब θ1 बराबर है θ2 के। तो दो चीजें बराबर हो गई, d1 लाइन स्पेसिंग भी दोनों के लिए बराबर है, और उसके थर्ड ऑर्डर का जो एंगल है वो इसके सेकंड ऑर्डर का एंगल। ठीक होगी बात? तो d भी बराबर है और थीटा भी बराबर है। तो आई कैन राइट द इक्वेशन d sin θ equals to n lambda. For red also, this is unknown red, and blue wali is known, d sin theta equals to n lambda. So n1 lambda 1 बोल देते हैं। अच्छा, d sin theta दोनों के लिए सेम है। ठीक है? तो आई कैन इक्वेट दिस टू, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है। रिमेंबर उस दिन भी बताया था, a equals to b and b equals to c, then इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है और ये दोनों सेम है, तो यू कैन से n1 lambda 1 equals to n2 lambda। ये लास्ट टाइम भी हम लोग कर चुके हुए हैं पेपर 1-2 में। ओके, अब हमें मुझे एंस दिए हुए हैं और मुझे क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है। दैट्स इट। तो इजी क्वेश्चन यहाँ पे है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ निकाल दी भी है, और दूसरी जो रेड, जिसको मैं बोल रहा हूँ रेड, वो अननोन, उसकी आपको निकालनी है। ठीक है? तो जो ब्लू वाली है उसका थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा है, लेट्स से, तो ब्लू वाली की वेवलेंथ है 4.8। जिसका सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? यहाँ से निकल आएगी 3 × 480/2। क्या आंसर होता है इसका? इसका देख लें जरा आंसर, मैं कंफर्म कर लेता हूँ।
जिसका आंसर जरा देखिएगा प्लीज। 380 480 into 3 upon 720 यार। question number 30. D. How much? 720। 720 है? नहीं नहीं, क्या हो गया? 720 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा है। So 29th क्वेश्चन है, देखिए मेरे को 29th क्वेश्चन बी। हाँ सही है, ठीक है। मैं 30 देख रहा था, ठीक है। क्वेश्चन 29 मैं 30 पे किया हुआ ना वर्किंग, इसलिए मैं 30 देख रहा था। 29 का बी है, ठीक हो गई बात। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन 31 इन इजी क्वेश्चन। अच्छा ये 30 भी 20, अच्छा 30 भूल गया सर। 30 ये वर्किंग समझ में आ गई सबको, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये बिल्कुल 1-2 की तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उससे आसान है, क्योंकि वहां पे तो हमें ऑर्डर भी खुद से चेक करना था, ट्रायल एंड एरर के थ्रू कि यार ओवरलैप किए होंगे तो कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं। हमने N1, हमने दोनों की वेवलेंथ दी हुई थी, ऐसा कुछ था, वेवलेंथ दी हुई थी, और उससे हमने चेक किया था कि यार एन जो है वो होल नंबर होने चाहिए, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता था N1 और N2 का। एनीवेज, ओके क्वेश्चन 30 ये आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अंदर एक प्रोटॉन रखा हुआ है, प्रोटॉन है, उसकी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दी हुई 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के दो फॉर्मूले हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड वी अपॉन टी। और आपको एक्सेलरेशन दी हुई है, इसका मतलब आप उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं एम ए अपॉन चार्ज से, ठीक कह रहा हूँ? तो आई थिंक वी तो दिया हुआ नहीं है, डी भी नहीं दिया हुआ, तो आई थिंक ये यूज नहीं होने वाला, ये यूज होने वाला। फोर्स का फॉर्मूला एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए अपॉन चार्ज। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ रीजन वेयर प्रोटॉन एक्सेलरेट्स ड्यू टू द फील्ड। इसको जरा ट्राई कर ले। मास कितना दिया हुआ है? मास प्रोटॉन का क्वेश्चन पेपर में होता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, acceleration 2 upon charge of proton is 1.6 exponent minus 19। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, चेक करेंगे, ठीक है। चेक करो क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? 30 का आंसर है लास्ट जी। somebody tried this 1.6 क्या आंसर सर है? क्या डी क्या? आ रहा है। अच्छा आपने चेक किया है ना, यानी कैलकुलेट करा है ना आपने, या आप पीछे से देख रहे हो? कैलकुलेशन से डी आ रहा है ना? जी जी सर, सॉल्व कर लिया था। ओके चलो। क्वेश्चन 31 में सबसे पहले तो हम ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज बता सकते हैं। अगर ऑयल ड्रॉपलेट जमीन पे नहीं गिर रहा तो उसका चार्ज होगा नेगेटिव, ताकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो, और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और नीचे की तरफ वेट। और उसने बल्कि एग्जामिनर ने खुद बताया इसका चार्ज नेगेटिव है। इसका मतलब जमीन पे नहीं गिरेगा, या तो रुका हुआ रहेगा, यानी जमीन पे गिर भी सकता है, जरूरी नहीं गिरे, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर है कि नहीं वेट से। इक्वल एंड ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर होगी तो ये जमीन पे नहीं गिरेगी, इक्वल होगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ट्रैवल कर सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है, और अगर ग्रेटर होगी इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऊपर जाएगा। अच्छा जी, ऑयल ड्रॉपलेट का मास दिया हुआ है, उसका एम दिया हुआ है, उसका हमें चार्ज दिया हुआ है, साइन भी बताया हुआ है नेगेटिव है, मतलब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स। प्लेट्स के दरमियान डी भी दिया हुआ है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना इजी क्वेश्चन। मोशन ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट बताएं तो आप चेक कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के दो फॉर्मूले, दोनों को इक्वेट कर लें, एफ अपॉन क्यू एंड वी अपॉन डी। दो फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के, एफ अपॉन क्यू एंड वी अपॉन डी, दोनों को इक्वेट कर लें, और हमें उसकी मोशन बतानी है। मोशन का मतलब उसकी एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है। तो एक्सेलरेशन कहाँ छुपी हुई होती है? एफ के अंदर। तो मैं लिख लेता हूँ एम ए अपॉन क्यू इक्वल्स टू वी अपॉन डी। लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन। ए को सब्जेक्ट बना लें,
V upon D into Q upon N. ठीक है? Now substitute each value. Voltage is 1200. Q is 4 point, साइन को यूज करने की जरूरत नहीं है. 4.8 exponent minus 19 upon D is 2 exponent minus 2, and mass is given as 2.6 exponent minus 50. Everything is given. यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी. अच्छा एक सेकेंड, ये एक्सेलरेशन में मैंने वेट कंसिडर नहीं किया ना, ये तो मैं इलेक्ट्रिक फोर्स यूज कर रहा हूँ. वेट 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 क्वेश्चन को अगर हम समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड भी करना पड़ेगा ना सर? हाँ करना पड़ेगा बिल्कुल. मैंने वेट कंसिडर नहीं किया ऑयल ड्रॉपलेट का. रुक जाए जरा एक सेकेंड. लेकिन इस फॉर्मूले में जो ये फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ना सिर्फ. इससे मैं क्या निकालूंगा, पहले जरा इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द इलेक्ट्रिक फोर्स फर्स्ट. छोड़े एक साथ इतना रटा रटा ना करें फिलहाल. लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू चार्ज. लेट्स डू इट कॉन्सेप्चुअली. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? वो हम निकाल लेते हैं V अपॉन D से. अभी F को ना ओपन करें, F को ओपन नहीं करें MA में. let FE be FE. V is 1200. Distance is 2 exponent minus 2. ठीक है? And charge on the oil droplet is 4.8 exponent minus 19 coulombs. मुझे जरा बताएं इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी आ रही है यहाँ से. मैं बाकी चीजें इरेज कर रहा हूँ. मैंने F को भी ओपन कर दिया. 2.88 एक्सपोनेंट 14 आ रही है, एक्सपोनेंट माइनस 14. अच्छा 2 सेकंड रुक जाओ, मुझे 1 सेकंड लिखवा दो. वेट. देखिए पहले तो मैं देख रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कितनी अपवर्ड फोर्स लगा रही है. इस फॉर्मूले से याद रखें इलेक्ट्रिक फोर्स आती है E इक्वल टू F अपॉन Q से सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स आती है. कितनी आ रही है बताओ जरा. 2.88 एक्सपोनेंट माइनस 14. अच्छा इसका मतलब ये है कि इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर अपवर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है 2.88 एक्सपोनेंट माइनस 14 न्यूटन, और डाउनवर्ड जो उसका वेट है, आए जरा वेट भी निकाल लेते हैं. आ जाएगा mg से. ठीक है? m is 2.6 exponent minus 15. G is 9.81. How much is this? E भी कर लो जरा. जी. How much is this? Mass into G. 2.55 एक्सपोनेंट माइनस 14. 2.55 exponent minus. अच्छा अब हम इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं. 2.55 exponent minus 14. अब हम बोलेंगे कि यार इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा. वेट माइनस FE या FE माइनस वेट. कौन ग्रेटर है? 2.55. ये FE ग्रेटर. ऊपर वाली फोर्स ग्रेटर है ना. इसका मतलब FE माइनस वेट ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा विद सम एक्सेलरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर है. सही बोल रहा हूँ ना? इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू द वेट. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें बताएगा इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स. जी. कितनी रिजल्टेंट फोर्स है माइनस करके आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगी, और फिर MA ओपन कर दे रिजल्टेंट फोर्स को, है ना, और यहाँ से A निकाल. क्या ये बात समझ में आ रही है कि इज इट क्लियर? पहले मैंने F नेट निकाल लिया. F नेट पता चल जाएगी अपवर्ड से. F नेट कितनी आ रही है उसको डिवाइड बाय मास कर देंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. तो उसको मैंने थोड़ा कॉन्सेप्चुअली किया. पहले मैंने देखा ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स और डाउनवर्ड वेट. इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज किया F इक्वल टू EQ या E इक्वल टू F अपॉन Q, ये वाला. इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई. और वेट के लिए यूज किया mg. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो पता चल गया एक अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स. उस रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, तो m को डिवाइड कर दिया, पता चल गया अपवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगी. तो इट हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ आई थिंक 1.3, है ना. C होगा या तो D होगा. सी है. सेकंड में जरा कंफर्म कर लो. क्वेश्चन 31 का आंसर C है.
ठीक हो गया? Let's move on quickly. 32 is easier question which saves us some time. Which two units are used to define coulomb? Coulomb Q equals to IT, ampere second. Answer is A. Ampere in seconds. खत्म. Okay. Question 33. 33 में करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है हमें और आपसे पूछा है एनर्जी ट्रांसफर 2 घंटों में कितनी हुई है. अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला होगा करंट, वोल्टेज और टाइम के हिसाब से IVT, पावर इनटू टाइम. दिस इज पावर इनटू टाइम. यानी कि एरिया अंडर दिस ग्राफ इज गोइंग टू गिव अस पावर, बिकॉज मैंने बताया था एरिया के लिए क्या करेंगे आप, दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, दोनों एक्सिस की क्वांटिटीज को. इसका जो फॉर्मूला होगा वही एरिया अंडर द ग्राफ से आएगा. तो करंट इनटू टाइम किसका फॉर्मूला है? करंट इनटू टाइम, सॉरी, करंट इनटू टाइम किसका फॉर्मूला है? मैं पावर नहीं देगा एरिया, सॉरी, इसका एरिया देगा चार्ज, है ना? याद है मैंने बोला था शुरू में एएस में आप लोग आए थे कि अब एरिया अंडर द ग्राफ और स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको खुद से सोचना होगा. इस ग्राफ का स्लोप हमें देता है करंट अपॉन टाइम, वो कुछ भी चीज नहीं है. करंट अपॉन टाइम कोई फॉर्मूला नहीं है पूरे सिलेबस में, तो इसका स्लोप हमें कुछ भी नहीं बताता इस तरह. लेकिन इसका एरिया अंडर द ग्राफ के लिए आप दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, करंट इनटू टाइम हमें क्यू बताता. ठीक होगी बात? तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ से हमारे पास चार्ज आ जाएगा और बैटरी के ने कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म की है, बैटरी के ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन चार्ज, है ना? या एनर्जी, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, वोल्टेज अपॉन चार्ज में क्या हो गया मुझे, एनर्जी कन्वर्टेड अपॉन चार्ज. रिमेंबर, बैटरी का ईएमएफ वोल्टेज, वोल्ट्स इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू. सही कह रहा हूँ कि नहीं? ई इक्वल्स टू वी क्यू. वी हमें दिया हुआ है 5 वोल्ट. ठीक है, और जो है Q जो है वो एरिया अंडर द ग्राफ से आ जाएगा. बेसिकली इसका एरिया अंडर द ग्राफ आप करें और उसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा कितनी एनर्जी ट्रांसफर की गई है. ठीक होगी? एरिया अंडर द ग्राफ से Q आने वाला है, एरिया अंडर द ग्राफ से Q आ जाएगा, उसको V से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर आ जाएगी, एनर्जी कन्वर्ट. ठीक है, ओके. तो एरिया यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ इज गोइंग टू बी 1 लेंथ इनटू विड्थ which is 0.5 and then 0.5 into 5 because voltage is how much? Sorry, time hours में है भाई, hours में, I'm so sorry, time hours में, तो it's not 0.5, it's not 1. 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? हमें आंसर सेकंड्स में यूज करना है क्योंकि एनर्जी के यूनिट जूल्स ऐसा यूनिट में. So it's not 1 hour, it's 3600 seconds. 3600, इसको 3600 कंसिडर करें. 3600 into 0.5, 3600 into 0.5 कितना होता है? 1800. 5 into 1800 कितना होता है? Am I doing it correctly or wrong? 0.5 into 1 hour है, right? 1 hour में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600. 3600 into 0.5 is 1800, है ना? 1800 into 5, बिल्कुल सही कह रहा हूँ. 1800 into 5 कितना होता है भाई? 9000 जूल्स. इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान पहले 1 घंटे में बैटरी ने कितनी एनर्जी दी है भाई? पहले 1 घंटे में बैटरी ने 9000 जूल्स की एनर्जी दी है. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि इसका एरिया अंडर द ग्राफ से क्यू आता है, क्यू को मल्टीप्लाई करोगे वोल्टेज से तो आपके पास एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज, ईएमएफ या जो भी. अच्छा, ये 9000 है तो इसका हाफ होगा क्योंकि ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. 9000 का हाफ कितना होता है? 4500. इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 घंटे की आ जाएगी, विच इज 13500, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 14000. वैसे भी हमें एस्टिमेट बताना, और इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है. अगर ये 9000 है तो 18000 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये आप देख सकते हो क्लियरली इक्वल नहीं, उसका हाफ है. 9000 भी नहीं हो सकता और उससे कम भी नहीं हो सकता. तो 9000 और 18000 के दरमियान की वैल्यू 14000. ओके, क्वेश्चन नंबर 34.
इजी क्वेश्चन. लेंथ ऑफ वायर फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का? R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R. अगर किसी वायर की ओ लेवल की बातें सारी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज्यादा हो. ठीक है. रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए या तो रो बढ़ा लो, एल बढ़ा लो, ए कम कर लो, वगैरह वगैरह. आई होप आपको समझ आ गया. तो कह रहा है हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं करंट. अब जरा देखिएगा गौर से, ये दो इक्वेशंस यूज होंगी. करंट इंक्रीज करना है हमें. करंट इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए. रेजिस्टेंस कम होने के लिए रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, लेंथ भी कम होनी चाहिए, या एरिया ज्यादा होना चाहिए. अब इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन देख लें. करंट बढ़ाने के लिए हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए थी. रेजिस्टेंस कम करने के ये तीन ऑप्शन हैं, और एक और है टेम्परेचर कम, लेकिन वो नहीं है कहीं. ठीक. तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? इंक्रीज द रेडियस ऑफ द वायर. If we increase the radius of the wire, the cross-sectional area increases. The cross-sectional area increases, resistance decreases, then current increases. I hope it is clear. बाकी सारे options you will find they are opposite. For example, कह रहा है लेंथ बढ़ाओ. लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा. इसी तरह बाकी ऑप्शंस फजूल है बच्चों वाले, छोड़ दो. 35. क्वेश्चन नंबर 35. आर यू गाइस विद मी? भाई आवाजें आ रही हैं मेरी कि नहीं आ रही? आ रही है. बड़ी अजीब सी मुझे बात लग रही है. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है आवाज में मेरे, कोई नेट का मसला नहीं हो रहा, इसलिए आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव. एनीवेज, क्वेश्चन 35. A cell is described as having an EMF of 6 volts. एक सेल है, उसकी EMF है 6 volts. सेल है, उसकी EMF है 6 volts. ठीक है. ओके. और what does this mean? तो अभी बताया EMF का फॉर्मूला होता है हमेशा उल्टा. EMF का फॉर्मूला होता है, EMF का मतलब होता है V, एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज. अगर फॉर्मूले को आप समझें, इसका मतलब है 1 जूल कूलम, सॉरी 1 कूलम, क्यू का यूनिट कूलम होता है. 1 कूलम चार्ज जब पास करता है उस बैटरी में से, तो वो 1 जूल की एनर्जी कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं 1 वोल्ट की बैटरी. लेकिन अगर ये 1 वोल्ट के बजाय 6 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब वो हर एक कूलम चार्ज जब उसमें से पास करेगा तो कितने जूल्स की एनर्जी कन्वर्ट करेगा? 6 जूल्स की एनर्जी कन्वर्ट करेगा फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म. ठीक होगी बात? तो इसका आंसर होगा डी. ठीक है. When 1 coulomb charge passes through the cell, 6 joules of chemical energy is transformed into heat and electrical combined. हीट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ओनली इलेक्ट्रिकल, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो हीट एंड इलेक्ट्रिकल. 6 जूल्स की एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एंड इलेक्ट्रिकल. ओके जी. क्वेश्चन 36 इज एन इजी क्वेश्चन. टोटल रेजिस्टेंस बतानी है, भी ओ लेवल का सवाल है. एक्स और वाई के दरमियान की टोटल रेजिस्टेंस बतानी. तो ये देखें, ये होगा R/3. कैसे? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R. ये हो जाएगा 3/R. फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे R/3. ठीक है. इसी तरह ये R/2, क्योंकि 1/R प्लस 1/R होता है 2/R. उसका रेसिप्रोकल करेंगे और ये एज इट इज R. अभी तीनों सीरीज में लगे, मैं ऐड कर लें R प्लस R/2 प्लस R/3. इट्स गोइंग टू गिव यू एलसीएम. अगर लेना चाहे वैसे तो कैलकुलेटर से कर लें. एलसीएम आ जाएगा 6R प्लस 3, 2 3 6, तो 3R, 3 2 6, 2R, 9 2 11, 11R/6. इसमें रेसिप्रोकल नहीं करते भाई, ये सीरीज है. एक दफा किसी बच्चे ने ये करते हुए भी रेसिप्रोकल की आदत हो गई थी, तो उसको भी रेसिप्रोकल. अच्छा चलो, अच्छी बात है इसका. अच्छा हाँ, इसका ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, देखो कितने शाणे हैं. तो B is wrong. Do not do the reciprocal again. In series we do not do the reciprocal. तो 11R/6. वैसे भूल जाते थे रेसिप्रोकल करना, और एक दफा जब फ्लो में रेसिप्रोकल करना शुरू होता है तो ज्यादातर बच्चों ने इसको 6R/11 किया. Anyways, easy question 37. Potential divider, because it's a series circuit, there is only one path for the current. Series circuit,
तो इसका मतलब इन सब में वोल्टेज डिवाइड होगा। हमें 180 के अक्रॉस वोल्टेज पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स कॉल इट V1। तो V1 का फॉर्मूला होने वाला है 180 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, R1 अपॉन टोटल, टोटल कितनी है 180 प्लस 120 प्लस 150, टोटल वोल्टेज कितनी है 6, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 38 में आपको फिजिकल क्लास में समझाऊंगा, लेट इट बी लाइक, अभी फिलहाल इसको डाल लेते हैं। 37 समझ में आ गया भाई, बहुत आसान। 38 में आपको समझाऊंगा फिजिकल क्लास सेंटर पे। 39 पे आ जाता है, 39 and then 40. A nucleus of uranium undergoes a series of decays, or during the series of decay, 2 alpha particles and 1 beta are emitted. As a result, the nucleus of actinum is formed. This is actinum. Okay. What is the correct notation for actinum? देखो भाई, अगर 2 अल्फा निकल रहे हैं, है ना, अल्फा के ऊपर होता है 2 and 4, और बीटा के ऊपर होता है, बीटा नेगेटिव होता है -1 and 0। तो आप खुद देख लें, तो यूरेनियम है 235 and 92, ये निकाल रहा है 2 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस एक्टिनम। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ये है 2 and 4, ये -1 and 0। लेट्स कॉल दिस P and Q। तो पहले हम Q सॉल्व कर लेते हैं। तो 235 इक्वल्स टू 2 into 4 plus 1 into 0 plus Q। ठीक है, so it's going to be 235 equals to 8 Q। Q is going to be 235 minus 8, 240, 235 minus 8 then होगा 227, है ना, 227। और इसी तरह P के लिए सॉल्व कर लें। 92 equals to 2 into 2, 2 into 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 अल्फा, प्लस 1 into -1 plus P। So it's going to be 92 equals to 4 minus 1 plus P। 4 minus 1 is 3. And P is 92 minus 3, 89. So that's the answer. Easy question. Question 40. Which is a fundamental particle? Electron. That's it. ये lepton भी कहलाता है, fundamental और lepton, ये सब hadron है, heavy particle. All right, I hope you have understood this, except 38, which I'll make you guys do at the center. And 2 difficult questions we came across today. Question number 23 probably, and 22 and 21. Not 23, 23 शायद नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं 23, 22 and 21. These were difficult questions. Rest were not difficult. Previous जब हमने सेंटर पे किया था 13 was difficult, and that's it. पूरे उस पेपर में difficult, कैसे मैक्सिमम 5 difficult questions थे, बाकी सब easy questions। ठीक है, any questions so far? Please ask, otherwise lunch। जी भाई, कोई सवाल है? हेलो, फिर व्हाट्सएप पे आपसे क्वेश्चन पूछे थे, उसका रिप्लाई कर दें। चलो मैं कर देता हूँ, तो मैं उसका रिप्लाई। ठीक है, ओके भाई, I'll see you at the center। मैं नेक्स्ट क्लास अभी जरा प्लान करता हूँ कब रखनी हो, मैं बता। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।